जब बात जुलाई यानी कि मॉनसून के मंथ की आती है तो जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं वेदर रिलेटेड फिनोमेना जो कि जुलाई में हुए हैं उनको लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं विद द जुलाई जियोग्राफी करंट अफेयर। अ बिग हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज अमन शुक्ला, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि उस समय ज्योग्राफी से रिलेटेड हुई हैं, जिनमें सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लाउड बर्स्ट है। वाओ, one of the most important phenomena that occurs every year now, and flash flood, how this leads to the flash flood, क्या होती है, कैसे materials के साथ कैसे water flow करता है, ये सारी चीजें हम अभी जानेंगे। now glacial lake and outburst flood, again this is another part of the flash flood, we'll understand later on। now then बित्रा आइलैंड बड़ा ही फेमस है, लक्षद्वीप का बहुत ही फेमस आइलैंड है। इसको लेकर के कुछ स्ट्रैटेजिक इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर के कुछ बातें उठी हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर। नाउ कामचटका पेनिनसुला, रशिया में एक बहुत बड़े लेवल पर अर्थक्वेक आया था। लगभग 8.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जो हमें देखने को मिला, और वो अर्थक्वेक अकर हुआ था कामचटका पेनिनसुला में। कामचटका पेनिनसुला रशिया के जो एक कहते हैं एडवांस बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। वहां के जो हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स, वहां की बायोडाइवर्सिटी, वहां का लैंडस्केप, वहां के फ्लोरा और फौना जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम यहां पे देखेंगे। नाउ एंड उसके अलावा ननकाई ट्रफ जो कि जापान और उसके मेगा अर्थक्वेक की बात करता है। ये सारी चीजें, ये कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी नीड टू गो फॉरवर्ड। नाउ दिस इज द क्वेश्चन एज यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा देता हूं। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड बर्स्ट, sudden and extremely heavy rainfall over a small area in a short time, it always occurs in the mountain areas। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ आपको चल रहा है, कुछ एक वीडियो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहां पर तो वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन वाटर के साथ साथ यहां पर मटेरियल भी फ्लो कर रहा है। मटेरियल भी इसके साथ आ रहा है, लकड़ी के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े आपको साथ में फ्लो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द फ्लैश फ्लड, इसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड, जो कि रिजल्ट है क्लाउड बर्स्ट का। ठीक है, ये तो फ्लैश फ्लड हो गई, जिसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस, हमारी एडवांस टेक्निक, हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उनके साथ बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं इससे निपटने के लिए। नाउ आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट देखे गए, मॉनसून के सीजन में बहुत सारे इंसिडेंट देखे गए जिनमें क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, ये बहुत आम बात थी। और इंडिया चूंकि एक ऐसे मॉनसून जोन में आता है जहां पर क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं होना बहुत ही सामान्य है, बहुत हमेशा आती रहती हैं। वहां पर ये प्रॉब्लम्स इंडिया में देखने को मिलती रहती है, कभी शिमला में, कभी हिमाचल, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी उत्तराखंड में, तो कभी हमें देखने को मिलता है डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, और एक बात इसके बारे में और बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ माउंटेनियर रीजन पे ही देखने को मिलता है, ये प्लेन्स में भी देखने को मिलता है। ये प्लेन्स में भी ये घटनाएं होती हैं, वहां पर भी ये देखने को मिलता है। नाउ आगे अगर देखें, सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट की, जहां पर होता क्या है, इट इज कॉज्ड बाय फेनोमेनल कंडीशन नोन एज ओरोग्राफिक लिफ्ट। अगर कोई माउंटेन है, उस माउंटेन के सहारे, उस माउंटेन के पैरेलली अगर कोई हवा, देखिए यहां पर अगर कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है, और इस माउंटेन के पैरेलली अगर यहां से कोई हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन के साथ एयर जो है कूल होती है। एक्सपेंशन, यहां पे एयर एक्सपैंड करती है यानी ऊपर जाती है साथ, और हम सबको पता है कि अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ, अल्टीट्यूड बढ़ता है तो फिर टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो यहां पर भी ये एयर बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारी ह्यूमिडिटी लेकर के इस पैरेलली टू दिस माउंटेन ये ऊपर जाती है, और एक हाइट पर पहुंचने के बाद जहां पर इसका अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, जहां पर इसका टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पर ये कूल और कंडेंस होती है, और कूल कंडेंस होने के बाद ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, और बहुत सारी बारिश यहां पर कराती है, बहुत सारी बारिश यहां पर कराती है। ठीक है, जब सारी बारिश इधर हो जाएगी, उस एयर से सारी ह्यूमिडिटी, सारा मॉइस्चर गायब हो जाएगा,
तो एयर यहां से डिसेंड करेगी, नीचे उतरेगी, नीचे उतरेगी, नीचे उतरेगी, और यहां पर आपको ड्राई एयर देखने को मिलेगी। यहां पर क्या हो रहा है, एडियाबैटिक हीटिंग हो रही है। यहां एडियाबैटिक कूलिंग हुई थी, यहां एडियाबैटिक हीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया एक डेजर्ट बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द विंडवर्ड स्लोप, इसे हम बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन, और इसे हम कहते हैं लीवर्ड स्लोप, इसे हम कहते हैं लीवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन। जहां पर विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन होता है वहां पर बहुत प्रेसिपिटेशन, बहुत बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। इसीलिए इस पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलते हैं क्या, रेन फॉरेस्ट। क्या देखने को मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट। लेकिन जो पीछे एयर ड्राई होती है, डिसेंड करती है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, यानी खाली होती है, मॉइस्चर से मॉइस्चरलेस होती है, ड्राई होती है, नीचे उतरती है, यहां बारिश नहीं होती, डेजर्ट बन जाते हैं। तो ये बैक ऑफ द माउंटेन, ये जो पीछे वाला रीजन हमेशा कहलाता है रेन शैडो रीजन, इसे हम बोलते हैं क्या, रेन शैडो रीजन। तो ये हो जाएगा रेन फॉरेस्ट वाला रीजन, ये हो जाएगा रेन शैडो रीजन। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन इंडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका है पेनिनसुलर इंडिया, और यहां पर आपको वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन देखने को मिलेंगे। अरेबियन सी से विंड जो है मॉइस्चर लेकर के ऊपर ओरोग्राफिक रेनफॉल करती हैं, लेकिन नेक्स्ट साइड जो इसका लीवर्ड स्लोप है, आप देखोगे तेलंगाना के साइड, आंध्र प्रदेश के साइड या फिर कर्नाटका के साइड उतनी बारिश नहीं देखने को मिलती। तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है, सम ऑफ द पार्ट ऑफ दीज टू स्टेट्स, वो सारे के सारे दे आर कमिंग अंडर द रेन शैडो रीजन। तो वो सारे के सारे रेन शैडो रीजन के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा मॉइस्चर एक जगह पे इकट्ठा हो गया और यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन गए बहुत ज्यादा। अब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या करेंगे, यहां पर इंस्टेंट और बहुत ज्यादा रेनफॉल कराएंगे। तो होगा क्या, इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी, इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी, तो कभी कभी माउंटेन का कुछ हिस्सा भी टूट करके इसके साथ नीचे गिर जाता है, या फिर जो भी जंगल होंगे कुछ सब इसके साथ नीचे आ जाएंगे। यानी कि दिस क्लाउड बर्स्ट लीड्स टू दिस लैंडस्लाइड ऑल्सो। इसकी वजह से लैंडस्लाइड भी होती है, इसकी वजह से एवलांचेस भी आते हैं, तो इसकी वजह से फ्लैश फ्लड भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहां पे जैसे वही पिक्चर में दिखाया गया है आपको, आप देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने, और इस एरिया में यहां पर एक ही जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत आसानी से देख लोगे, यहां पर आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हो यहां पर क्लाउड बने, और यहां पर क्लाउड बनने के बाद देख सकते हो सारी की सारी बारिश एक ही जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, इसे ही हम कहते हैं क्या, इसे ही हम कहते हैं क्लाउड बस्ट। नाउ दूसरा देखने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रिपेयर्डनेस है, जैसा कि एक न्यूज आर्टिकल में आया हुआ था, ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन जो बनाई गई थी एज पर दी IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या है, ओवर 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 1 आवर इज कॉल्ड अ क्लाउड बस्ट। यानी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होना, 100 mm से भी ज्यादा बारिश होना, वो क्लाउड बस्ट की पहचान, उसे क्लाउड बस्ट की श्रेणी में, उसे क्लाउड बस्ट की कैटेगरी में हम यहां पर काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे लिए प्रिपेयर्डनेस इसकी क्या क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया इज वेरी प्रोन टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ फिनोमेना, चाहे वो क्लाउड बस्ट हो, चाहे वो फ्लैश फ्लड हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, या फिर अवलांचेस हो। इसके चलते हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसी चीजों को, कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स को यहां पर देखें, कुछ ऐसी प्रिपेयर्डनेस को हम यहां पर रखें जिसकी वजह से हमें इनसे कहीं ना कहीं इनको सॉल्व करने में हमें हेल्प मिल सके। सबसे पहला यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम। जब ऐसे बादल बनते हैं तो तुरंत तो बारिश होगी नहीं, जब ऐसे बादल बनते हैं तो दे जनरली दे टेक टाइम टू फॉर्म दी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। तो जब टाइम लगता है तो उसी समय हमें लोगों को वहां से शिफ्ट कराना, लोगों अगर कोई फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स पर अगर कोई लोकेटेड है तो उनको वहां से उठा करके लेके जाना। तो मतलब हमारी प्रिपेयर्डनेस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जिसके लिए NDMA ने भी गाइडलाइन जारी की है। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था क्लाउड बस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखते हैं एक और न्यूज थी, एक और आर्टिकल था जिसे हम कहते हैं ग्लोफ यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। देखिए ये भी लगभग फ्लड की, फ्लैश फ्लड की तरह ही है, ये भी आपको फ्लैश फ्लड की तरह ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये फिनोमेना थोड़ा सा अलग है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन से ग्लेशियर मेल्ट होकर के नीचे जब आता है तो यहां पर कहीं इकट्ठा हो जाता है। इस इकट्ठा होने वाला जो पार्ट है, यहां पर जो कलेक्ट होता है वाटर, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं सर्क, ठीक है, सर्क या कोरी बोलते हैं, सर्क या कोरी बोला जाता है। ग्लेशियर लैंडफॉर्म का एक बहुत ही अच्छा फिनोमेना देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लैंडफॉर्म है, देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो सर्क या कोरी बनता है और यहीं पर कभी कभी डेवलप हो जाती है टॉर्न लेक। यहां पर कभी कभी टॉर्न लेक बनती है। ये टॉर्न लेक कुछ और नहीं बल्कि एक ग्लेशियर लेक होती है। और क्या होता है, जब इस ग्लेशियर लेक से
कंटिन्यूअस और बहुत तेजी से जब पानी आता है तो उसे हम कहते हैं क्या, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो बोलते हैं उसको, जब कंटिन्यूअस उस पर्टिकुलर लेक से पानी हमें देखने को मिलता है। नाउ आप देख सकते हैं न्यूज में क्यों रहा, तो मैंने आपको अभी बताया ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हुआ क्या कि इन द रिसेंट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट डिजास्टर इन द हिमालयाज, इंडिया हैज लॉन्च्ड अ national program to monitor, mitigate and prepare for glacial lake outburst flood through early warning system, risk assessment management and scientific expeditions की कहां पर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको दूर किया जाए, उनको पहचाना जाए और उनको दूर किया जाए। सेकेंडली यहां पर ग्लेशियल लेक के बारे में बात करें तो ग्लेशियल लेक इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर, आई टोल्ड यू अर्लियर। नाउ फॉर्मेशन की बात करें, इट यूजुअली फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द, ऑन द टॉप ऑफ द और बेनीथ ऑफ द माउंटेन आफ्टर द मेल्टिंग। अगर ये माउंटेन है तो यहां पर आपको यहां भी देखने को मिल सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अगर इसमें से लगातार जब कंटिन्यूअस पानी आता है, लगातार पानी आता है और अचानक से अब्रप्टली पानी यहां से आता है तो इसी को हम कहते हैं क्या, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इंडिया में वल्नरेबिलिटी के हिसाब से यहां पर बहुत सारे ऐसे रीजन हैं इंडिया और उसके आसपास के एरियाज में जो कि इसके लिए काफी वल्नरेबल है, काफी प्रोन है, जिसमें आपका हिंदू कुश और हिमालयास का कुछ पार्ट आता है, इंडीज का भी है वर्ल्ड में, ठीक है, अलास्का का भी है, एल्प्स का भी माउंटेनियस रीजन है, ये भी देखने को मिलता है। ये सारे के सारे जो है इसके लिए काफी प्रोन माने जाते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहां पर क्या होता है, रीजन फॉर हायर GLOF इन द हिमालयास यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हाई ग्लेशियल एक्टिविटी जहां पर होगी वहां देखने को मिलेगा, जहां पर स्टीप टेरेन होगा, यानी कि ये स्टीप है और ये जेंटल है, ठीक है, जहां पर स्टीप होगा वहां देखने को मिलेगा, जहां पर सिस्मिक एक्टिविटी होगी वहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि जहां पर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होंगी जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बने होंगे, यानी प्लेट्स की जो बाउंड्री होंगी वहां पर देखने को मिलेगा। और हम सबको पता है एंडीज हो, एल्प्स हो या फिर हिमालयाज हो, ये सारे के सारे जो है प्लेट्स की बाउंड्री है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री। ठीक है, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर होगी वहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अनस्टेबल अर्थ मूवमेंट भी देखने को, हालांकि ये वाला जो मामला है ये कम देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थ मूवमेंट मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है या रेवोल्यूशनरी स्पीड है उसमें अगर कुछ पॉइंट देखने को मिलता है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नाउ अब देखते हैं कि इसके आने के मुख्य कारण क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक रीजन है इसके। ठीक है, एक सस्टेन्ड वार्मिंग प्लेज ए की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियल लेक्स, ड्रेनेज ऑफ सुपर ग्लेशियर लेक्स, जिसमें रिसेंट ग्लोफ इवेंट्स हैव बीन अकर्ड ड्यू टू द ड्रेनिंग ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सुपर ग्लेशियर। ठीक है, ये हमने देखा था। शॉर्ट टर्म हीट वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं अगर हीट बैलेंसेस में चेंज हो रहा है, ग्लेशियल ओवरफ्लो हो जाता है तब प्रॉब्लम होती है। और कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हैं, कुछ मानव जनित यानी कि कुछ ह्यूमन जेनेसिस फैक्टर भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सटेंसिव माइनिंग हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया और दी अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन हो गया। जैसे रिसेंटली अभी देखा गया था कि चाइना के जो बेसिकली 3 डैम प्रोजेक्ट था चाइना का, तो उस 3 डैम प्रोजेक्ट में हमने देखा था कि अचानक से अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है उसमें बहुत कम, बहुत माइन्यूट से उसमें चेंज देखने को मिले थे, जिसकी वजह से वहां पर एक अर्थक्वेक देखने को मिला था। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब नेशनल स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी क्या है इस ग्लोफ को कम करने के लिए? तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हजार्ड असेसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लेक। इसके अलावा वी हैव टू इंस्टॉल दिस ऑटोमेटेड वेदर एंड वाटर स्टेशंस, जिसे हम AWWS बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसके अलावा वाटर विथड्रॉन और रिटेंशन स्ट्रक्चर एट क्रिटिकल लेक्स, कि ऐसी जगहों से पानी को निकाला भी जाए जिसकी वजह से एक आउटफ्लो ना हो पानी का, एक ओवरफ्लो ना हो। कम्युनिटी इंगेजमेंट भी इसमें बहुत जरूरी है। तो ये कुछ हमारी तरफ से किए गए प्रयास हैं जिसको जो इनिशिएट किए गए हैं अंडर द कमेटी ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसे हम CODRR बोलते हैं, जिसके तहत ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा बित्रा आइलैंड, बहुत ही फेमस रहा है, काफी न्यूज में रहा है, तो ये भी एक समझ लो, लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जिसे हम कहते हैं बित्रा आइलैंड। ठीक है, बित्रा आइलैंड, अब ये न्यूज में क्यों रहा कि the Lakshadweep administration is exploring the possibility of acquiring Bitra, one of the inhabited island in the archipelago of this Lakshadweep archipelago for defense related purposes। के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं जिससे यहां पे कुछ हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाए। नाउ बित्रा आइलैंड के बारे में कुछ बताएं तो बित्रा जो है एक स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है लक्षद्वीप में। ठीक है, इसके अलावा इसकी लेंथ आप देखोगे तो 0.57 किलोमीटर, इसकी विड्थ आपको देखने को मिलेगी 0.28 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा
It is uniquely located on the northeastern tip of the large polar ring reef. ठीक है, जैसे कोरल रीफ होती है ना, कोरल रीफ, ये कोरल रीफ जो है ना, ये कई टाइप की होती है, जैसे एटॉल होता है, फ्रिंजिंग रीफ होती है, कई टाइप की होती है। तो वहां पे जो फ्रिंजिंग रीफ है उस पर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा द आइलैंड मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स इज इट्स लैगून, लैगून का फॉर्मेशन करता है विच स्पैन्स अराउंड 45 स्क्वायर किलोमीटर, मेकिंग इट लार्जेस्ट लैगून इन लक्षद्वीप। A notable feature of the island is a small shrine dedicated to Malik Mullah on the old Arab saint believed to be buried here. This shrine remains a revered pilgrimage site for people from neighboring islands. इसके अलावा बित्रा has a tropical climate भी है। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर भी एक इक्वेटोरियल टेम्परेचर के आसपास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह है बित्रा आइलैंड के बारे में। अब इसकी कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। क्यों स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ये देख लीजिए जरा। सिंस बित्रा Island holds strategic importance for India due to its position in the Arabian Sea, क्योंकि ये अरेबियन सी में है। सेकेंडली यहां पर जो है एक इंटरनेशनल मेजर इंटरनेशनल शिपिंग लेन भी है, यहां से शिप्स पास होती हैं अरेबियन की तरफ या अरेबियन पेनिनसुला की तरफ, या फिर हमें यूरोपियन ट्रेड करना है थ्रू दिस सुएज कैनल, तो यहां से भी पास होती है। इसके लिए भी काफी इसकी इंपॉर्टेंस है। या फिर अगर इंडियन ओशन में अगर या फिर अफ्रीका या मडागास्कर की तरफ जाना है तो वहां पर भी एक बहुत अच्छा, वहां के लिए भी एक बहुत अच्छा ये स्टॉप या बहुत अच्छा हार्बर हो सकता है। नाउ इट्स लोकेशन मेक्स बित्रा आइडियल फॉर एनहांसिंग इंडियाज मैरीटाइम सर्विलांस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लाइन याद रखना आप, बित्रा इज सेट टू बी बिकम द थर्ड आइलैंड इन द लक्षद्वीप आर्किपेलागो टू होस्ट अ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद कर लेना। द अदर टू इंडिया नेवल बेस जो है उनमें आईएनएस दीप रक्षक है, उसके अलावा आईएनएस जटायु ये आपको देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है एक डिप्लॉयमेंट का काम करेगा बित्रा। ठीक है, अगला एक इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में रहा है क्योंकि एक 8.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्रक किया था रशिया में, और रशिया में एक पेनिनसुला है, आप देख सकते हो रशिया के बगल में। ठीक है, जहां पे बेरिंग सी है, पैसिफिक सी, बेरिंग सी। ठीक है, ओखोटस्क इधर मिलेगा आपको, ओखोटस्क सी इधर मिलेगा आपको, पैसिफिक ओशन इधर मिलेगा आपको, बेरिंग सी। इन सब के किनारे यहां पर एक पेनिनसुला देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं क्या, कामचटका पेनिनसुला। ये रिसेंटली देखा गया कि यहां पे बहुत बड़े लेवल पर अर्थक्वेक देखा गया है। ठीक है, वैसे भी ये एरिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, तो यहां पर अर्थक्वेक आना कोई आम बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर अर्थक्वेक आना बहुत ही जनरल है, बहुत कॉमन है, आते रहते हैं यहां पर। दूसरा, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं आपको बताऊं, कामचटका पेनिनसुला अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है, अपने गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत फेमस है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें, इसकी जो लोकेशन है करेंटली, वो आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी एरिया में जहां की क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड है, और ऐसी कोल्ड क्लाइमेट में हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स का होना, दिस इज अ बून फॉर द ह्यूमन लाइफ ओवर देयर। नाउ तो आगे देख सकते हो आप, इसके बारे में कुछ बता दूं मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज अ पेनिनसुला लोकेटेड फार ईस्टर्न रशिया एंड लाइंग बिटवीन द सी ऑफ ओखोटस्क एंड वेस्ट एंड पैसिफिक और बेरिंग सी के बीच में मिलेगा। टोपोग्राफी की बात करें, टोपोग्राफी इज डोमिनेटेड बाय टू माउंटेन चेन, जिसमें आपको स्रेडिनी और वोस्टोकी माउंटेन बहुत फेमस है यहाँ पे। ठीक है, एंड इट इज सेपरेटेड बाय द सेंट्रल कामचटका डिप्रेशन, वहां से सेपरेट होता है। यहाँ पर रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है एक कामचटका रिवर है, दूसरा यहाँ पे बिसराजा रिवर है, ये बहुत फेमस है। इसकी पीक की बात करें तो यहाँ पे जो क्ल्यूचुवेस्का स्लोपा है, सोपका है, वो बहुत फेमस है, जो कि हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी है यहाँ की। ठीक है, और ये वोल्केनिक आर्क्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, द पेनिनसुला कंटेन्स द वोल्केनिक ऑफ वोल्केनोज ऑफ कामचटका, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये इसकी हॉट स्प्रिंग है, इसीलिए इस कुछ एरियाज है यहाँ पर जिसे बोला जाता है वैली ऑफ गीजर्स भी बोलते हैं इसको। तो ये वैली ऑफ गीजर्स है, ऐसे बहुत सारी हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स आपको कामचटका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी काफी फेमस था, ननकाई ट्रफ जो है यहाँ पर अभी क्या हुआ था रिसेंटली, ननकाई ट्रफ एक क्या है, इट इज अ सबडक्शन जोन बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स इन द पैसिफिक ओशन वेयर मैसिव अर्थक्वेक हैव हिट इन द पास्ट। यहां पर जो एक ननकाई ट्रफ है, बेसिकली समंदर के अंदर एक ट्रफ बनी हुई है,
जो कि एक सबडक्शन जोन है किसका, पैसिफिक प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का, और यहां पर देखने को मिलती है साइड में हमें फिलीपीन प्लेट देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि जापान वैसे भी एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, तो उस पूरे के पूरे एरियाज में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा सुनामी भी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा फेमस है। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हो ये आपका जापान है, और ये वाला जो एरिया है यही है आपका ननकाई ट्रफ, जो कि समंदर के अंदर बना हुआ है। ट्रफ क्या होता है अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान ले पहले कि ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इट इज अ सबडक्शन जोन बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स, पैसिफिक ओशन वेयर मैसिव अर्थक्वेक हैव हिट इन द पास्ट। दिस अंडर वाटर सबडक्शन जोन nearly 900 kilometer long, where the Eurasian plate collides with the Philippine sea plate, pushing the latter under the former and into the Earth's mantle. These so-called mega thrust quakes, which often occur in pairs, have been known to unleash dangerous tsunamis along Japan's southeastern coast. This plate boundary would be an oceanic trench except for a high flux of sediments that fills the trench within the Nankai Trough. There is a large amount of deformed trench sediments, making one of the Earth's best example of accretionary prism. अब ये accretionary sediment क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सबडक्शन जोन क्या होता है। देखिए यहां पर देखिए यहां पर ओशन और कॉन्टिनेंट दो प्लेट क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। ठीक है, एक ओशन प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ओशनिक प्लेट नीचे जाती है तो इसके साथ कुछ वाटर भी नीचे जाता है, पानी भी नीचे जाता है, तो जो यहाँ की जो रॉक्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और जिससे यहाँ से सबसे पहले क्या रिलीज होती है, गैस यानी कि स्टीम रिलीज होती है, जो कि एक आगे चल करके वोल्केनो को रिलीज होने के लिए एक बहुत ही एप्रोप्रिएट सिचुएशन को यहाँ पर देता है। नाउ अब जब ये नीचे जाएगी, ठीक है, जब ये नीचे जाएगी तो होता क्या है, पानी तो नीचे इसके साथ चला जाता है, लेकिन कभी कभी यहां पर ये जो एरिया है ना, यहां पर जो वाटर के पानी के सेडिमेंट्स होते हैं ये जमा हो जाते हैं। ठीक है, ट्रंच नहीं बनती। जनरली होता क्या, हमने क्या देखा है, जनरली हमने देखा है कि जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट आपस में सबडक्ट करती है तो यहां पर एक ट्रेंच बनती है, जैसे कि मेरियाना ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है, यहां पर एक ट्रेंच बनती है, जनरली ये देखा गया है। लेकिन अगर वहां पर सेडिमेंट, उस ट्रेंच में अगर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, एक्रीशनरी सेडिमेंट बोलते हैं। एक्रीशनरी सेडिमेंट, जिससे ट्रफ का फॉर्मेशन होता है, जिससे किसका, ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। नाउ यू कैन सी दिस कि यहां पर जब दो प्लेट्स आपस में जा रही हैं तो आप देख सकते हो यहां पर एक आपको एक्रीशनरी देख सकते हो, आपको एक्रीशनरी वेजेस देखने को मिलेंगे। यही है आपका एक्रीशनरी सेडिमेंट, जो कि ट्रेंच के बजाय इसका था। यहीं पे वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इससे कभी कभी क्या होता है, सुनामी का भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आप, अगर प्लेट टकराएगी तो इससे जो है वाटर रिलीज होता है, सुनामी का भी हमें। अब सुनामी कैसे होती है, अब आप देख लीजिए यहां पे, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है। ठीक है, ये एक वाटर बॉडी है, और यहां पर दो प्लेट आपस में टकराई या आपस में दो प्लेट सबडक्ट की, तो होगा क्या, यहां से एनर्जी रिलीज होगी और इसकी वजह से पानी यहां पर क्या बनेगा, यहां पे लहरें बनेंगी। तो मिड ओशन में क्या होता है, इनकी जो वेवलेंथ है काफी ज्यादा होती है, इसीलिए मिड ओशन में हमें सुनामी उतना फील नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सुनामी यहां पर जाती है तो सुनामी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हाइट ले लेगी, और यहां पर तो इसे बोलते हैं ऑनसेट ऑफ सुनामी, इसे बोलते हैं ऑनसेट ऑफ सुनामी। तो ऑनसेट ऑफ सुनामी उतनी डेंजरस नहीं होती। जब पानी यहां आ जाएगा तो इसका बैकवॉश भी होगा, पीछे जब जाती है, जब पानी पीछे आता है, इसे बोलते हैं क्या, बैकवॉश ऑफ द सुनामी। ये जो बैकवॉश है, पानी पीछे आता है ना, तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत सारी जिंदगियों को अपने साथ लेकर के चला जाता है। इसीलिए 2004 में देखा गया कि जो ज्यादातर जो मौतें हुई थी, ज्यादातर जो जान माल का जो नुकसान हुआ था, वो इसी बैकवॉश की वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये दिस इज द मेन फॉर्मेशन ऑफ द सुनामी, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से, तो ये कुछ न्यूज थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी जुलाई के मंथ में। ठीक है, इन पे आप फोकस कीजिएगा, ज्यादा न्यूज नहीं थी, लेकिन हो सकता है अगस्त और सितंबर में काफी ज्यादा न्यूज आए, तो अगस्त और सितंबर में हम नई न्यूज के साथ आपको आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।